हेलो फ्रेंड्स, आई स्टडी ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसका नाम है एमिनो एसिड। पढ़ रहे थे, इसी के अंदर हम चर्चा कर रहे थे एमिनो एसिड की। एमिनो एसिड की चर्चा कर रहे थे, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटीन और पेप्टाइड्स की। तो इस एमिनो एसिड के अंदर हमने सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले हमने क्या किया था, इसके क्लासिफिकेशन की चर्चा की थी कि एमिनो एसिड को किस प्रकार से डेरिवेटिव किया गया था, इसमें कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट हैं, ये कैसा होता है, उस बारे में हम चर्चा कर ली थी। इसका नेचर क्या था वो भी हमने देख लिया था। इसके बाद हमने अल्फा एमिनो एसिड का संश्लेषण पढ़ा कि अल्फा एमिनो एसिड को हम किस प्रकार से संश्लेषित करते हैं, रिएक्शंस के थ्रू किस प्रकार से उन्हें बनाते हैं, वो देख लिया। फिर आगे हम बात करें तो एमिनो एसिड के अंदर जो दो ग्रुप प्रेजेंट है, एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उन दोनों ग्रुपों की हमने रिएक्शंस देख ली। दोनों ग्रुपों की हमने क्या किया, अलग अलग रिएक्शन देख ली। आज उसी के आगे हम बात करें तो दोनों ग्रुपों की क्या करनी है, साथ में रिएक्शन करनी है। तो क्या कहेंगे, एमिनो एसिड के अंदर एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संयुक्त रिएक्शन, एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों की क्या करनी है, संयुक्त रिएक्शन। तो सबसे पहले लिख लें NH2 एंड CHO ग्रुप की संयुक्त अभिक्रिया। इन दोनों की मतलब कहने का मतलब है दोनों को हमें क्या करना है, एक ही रिएक्शन में काम में लेना है। तो सबसे पहले हम बात करें कि एमिनो ग्रुप है और एसिडिक ग्रुप है, तो दोनों का नेचर कैसा हो गया। एसिडिक ग्रुप की नेचर कैसी हो गई, एसिड की, और NH2 ग्रुप की नेचर कैसी हो गई, बेसिक की। तो कह सकते हैं कि एमिनो एसिड के अंदर क्या है, बेसिक और एसिडिक दोनों नेचर प्रेजेंट है, इसलिए वो क्या है, एक न्यूट्रल है। क्या है वो, एक न्यूट्रल है। और ये क्या कर लेता है, एक लवण का निर्माण कर लेता है, साल्ट का निर्माण कर लेता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव या इफेक्ट ऑफ हीट। इफेक्ट ऑफ हीट, इफेक्ट ऑफ हीट के अंदर हम बात करें तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एमिनो एसिड जो पढ़ रहे हैं वो कैसा होगा, अल्फा एमिनो एसिड। सेकंड की हम बात करें तो बीटा एमिनो एसिड, और थर्ड हम बात करें तो गामा, या फिर इसी को क्या कहते हैं, डेल्टा एमिनो एसिड। ये तीनों क्या हो गए, एमिनो एसिड हो गए। अब हमें क्या करना है, इन तीनों पर बात करेंगे ऊष्मा के प्रभाव की। तो यहाँ ऊष्मा के रूप में हम क्या देंगे, इसको हीट देंगे। कि अल्फा एमिनो एसिड को हीट देंगे तो क्या बनेगा, बीटा एमिनो एसिड को हीट देंगे तो क्या बनेगा, जो गामा है उसको एमिनो एसिड को हम हीट देंगे तो क्या बनेगा। तो ये तीन हम बात करेंगे। अल्फा एमिनो एसिड को गर्म करें तो हम बोल सकते हैं क्या बनता है, एक चक्रीय एन हाइड्राइड बनता है, चक्रीय एन हाइड्राइड बनता है, जिसके रूप में हम बोल सकते हैं पिपेरिडीन बन जाएगा, पिपेरिडीन बन जाएगा। आगे हम बात करें, कि आगे जो हमारी रिएक्शन है बीटा एमिनो एसिड, तो इनसे क्या बनेगी, असंतृप्त अम्ल बनेगा। और यहां हम बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाएगा लैक्टम, तो हम क्या कहेंगे, गामा लैक्टम, गामा लैक्टम बन जाएगा। तो ये तीनों हमारे पास रिएक्शन आ गई कि इसमें क्या बनेगा, गामा लैक्टम बन जाएगा, या इसको हम बोल सकते हैं ब्यूटेरियो जो लैक्टम है, ये क्या बनेगा, गामा लैक्टम बनेगा। अब हम डिपेंड करेंगे कि यहाँ पे कार्बन कितने टाइप की दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इनका और नोमेनक्लेचर कर लेंगे। तो अल्फा एमिनो एसिड से जब हीट का इफेक्ट डालेंगे तो चक्रीय एनाहाइड्राइड बन जाएगा, बीटा एमिनो एसिड पर हीट डालेंगे तो असंतृप्त एसिड बन जाएगा। असंतृप्त का मतलब हम पहले भी देख चुके हैं, अनसेचुरेटेड एसिड को किसको कहेंगे, जिस कार्बन और कार्बन के मध्य क्या कहेंगे, कार्बन और कार्बन के मध्य क्या हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। यहाँ लिख लेते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। जहां पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा उसे हम क्या कहेंगे, अनसेचुरेटेड एसिड कहेंगे। फिर हम बात करें गामा या डेल एमिनो एसिड, तो यहां हम बात करें हीट जब देंगे इसको तो ये क्या बनाएगा, गामा लैक्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इन्हीं हम रिएक्शंस को लिख के देख लेते हैं एक बार। नॉर्मल हमने चर्चा कर ली इसकी, अब आगे हम बात करेंगे
सबसे पहले अल्फा एमिनो एसिड को गर्म करने पर, हीट देने पर ये क्या करता है, चक्रीय एनहाइड्राइड बनाता है, चक्रीय एनहाइड्राइड बनाता है। तो सबसे पहले हम बात करें अल्फा एमिनो एसिड के रूप में हम क्या लेंगे, अल्फा एमिनो एसिड। तो अल्फा एमिनो एसिड की बात करें तो CH2 COOH और NH2, ये फर्स्ट हो गया। इसी के साथ हम सेकंड की बात करें COOH CH2 NH2, ठीक है। अब यहाँ हमारे तो क्या कह सकते हैं हम, हमारे पास दो अल्फा एमिनो एसिड है, दो अल्फा एमिनो एसिड है, टू टाइप के, वन टाइप के एमिनो एसिड है, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं क्या है, दो मॉलिक्यूल है एमिनो एसिड के। यहां से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको गरम करेंगे। तो यहां से कौन कौन से मॉलिक्यूल निकलेंगे उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। यहां से हम बात करें तो ये तो HOH, यहां भी इसको हम जैसे लिख लेते हैं, तो ये भी HOH, वाटर के मॉलिक्यूल निकल गए कितने टाइप के, 2 वाटर के मॉलिक्यूल, H2O निकल गया। जैसे ही H2O निकला, अब हम इसको क्या कर देते हैं, एक रिंग में जोड़ देते हैं, C+ONH CH2 NH C+O, ये लो। अब देखिए यहां से हम इसको ऊपर शिफ्ट कर दें NH को, और इधर नीचे शिफ्ट कर दें H को, तो ये हमारी क्या आ गई, चक्रीय एनहाइड्राइड आ गया, चक्रीय एनहाइड्राइड आ गया। या हम बोल सकते हैं वाटर के मॉलिक्यूल जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, चक्रीय एनहाइड्राइड बन जाएगा, एक एरोमेटिक श्रृंखला प्राप्त हो जाएगी। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या इन हाइड्रोजन को हम बाहर ही ले लेते हैं, ये लीजिए चक्रीय एनहाइड्राइड है। कहने का मतलब यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया और यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, यहाँ CO था, एक OH बाहर निकल गया, NH2 में से H निकल गया, दोनों ने क्या कर लिया, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकाला और यहाँ से भी वाटर का मॉलिक्यूल निकला। तो क्या कह सकते हैं, अल्फा एमिनो एसिड को गर्म करने पर क्या निकलता है, चक्रीय एनहाइड्राइड निकलता है। इसके रूप में हमने क्या लिया है, दो मॉलिक्यूल लिए हैं अल्फा एमिनो एसिड के, अल्फा एमिनो एसिड के दो मॉलिक्यूल लिए, तो वाटर का मॉलिक्यूल कितने निकल गए, 2, और हमारे पास क्या आ गया, हमारा प्रोडक्ट आ गया। ये थी अल्फा एमिनो एसिड की बात। अब हम बात करते हैं बीटा एमिनो एसिड की। और इसके बारे में हमने देख रखा है, बीटा एमिनो एसिड को क्या करना है हमें, देखिए बीटा एमिनो एसिड को गरम करने पर, बीटा एमिनो एसिड को गरम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, अल्फा बीटा असंतृप्त एसिड बनता है, असंतृप्त एसिड बनता है। अब देखिए बीटा एमिनो एसिड को जब गर्म करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, असंतृप्त एमिनो एसिड बनता है, असंतृप्त एमिनो एसिड बनता है। अब हमें देखना है ये असंतृप्त क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस अनसैचुरेटेड की, असंतृप्त की। असंतृप्त जो होता है क्या कहते हैं, इसके अंदर किसी कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो, या तो डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। तो कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ये दोनों पोजीशन अगर प्रेजेंट है किसी रिएक्शन के अंदर, किसी कंपाउंड के अंदर, यौगिक के अंदर, तो वो यौगिक क्या कहलाएगा, असंतृप्त कहलाएगा, अनसैचुरेटेड कहलाएगा। दोबारा देख लीजिए, किसी भी कार्बन के मध्य या किसी रिएक्शन में दो कार्बन या कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे हम क्या कहेंगे, असंतृप्त यौगिक या असंतृप्त कंपाउंड कहेंगे। अब हम बात करते हैं अल्फा एमिनो एसिड की। अब देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं एमिनो एसिड। तो यहां पे बीटा है, इसका मतलब दो कार्बन कितने होंगे, 2,
ए कार्बन से क्या जुड़ गया, एसिड। ये तो हो गया अल्फा कार्बन। तो इसी को हम क्या कर लेते हैं, CH H, ये कार्बन की वैलेंसी। सेकेंड हम बात करें बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से क्या जुड़ेगा, एमिनो ग्रुप। आगे हम बाहर निकाल दें R, ठीक है। तो ये क्या बन गई, अल्फा कार्बन, ये बन गया बीटा कार्बन। बीटा एमिनो एसिड का मतलब क्या होता है कि अल्फा कार्बन पे एसिड ग्रुप और बीटा कार्बन पे क्या हो, एमिनो ग्रुप। तो हम क्या उसके क्या कहेंगे, बीटा एमिनो एसिड कहेंगे। और बीटा एमिनो मतलब एमिन ग्रुप कहाँ हो, बीटा कार्बन पे हो। अब हमें क्या करना है, इस अल्फा जो बीटा एमिनो एसिड है उसको क्या करना है, हीट देनी है, गर्म करना है। तो जब इसको गर्म करेंगे तो ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, जुड़ जाएगा। तो NH2 और H कितने हो गए, NH3 हो गए। अमोनिया बाहर निकला। जैसे ही अमोनिया बाहर निकला, ये और ये बॉन्ड क्या कर लेंगे, यहाँ पे बॉन्डिंग। तो क्या बचा हमारे पास, RCH, ये प्रोडक्ट बचा, क्योंकि यहां से क्या निकल गए, दोनों अल्फा और बीटा। अब इस रिएक्शन को देखें तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी क्या है, अनकंप्लीट, क्योंकि एक कार्बन यहाँ, तो यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड। जैसे ही डबल बॉन्ड आएगा, बीटा की वैलेंसी कंप्लीट और अल्फा की वैलेंसी कंप्लीट। तो इसको हम क्या कहेंगे, अल्फा बीटा असंतृप्त एसिड। क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या जुड़ा है, एसिड का मॉलिक्यूल जुड़ा है। दोबारा देख लीजिए, बीटा एमिनो एसिड को गर्म करने पर अल्फा बीटा असंतृप्त एसिड बनता है, अल्फा बीटा असंतृप्त एसिड बनता है। या हम इसको क्या कहेंगे कि यहाँ से जो एमिनो एसिड लिया बीटा एमिनो एसिड, वो उसमें से जब इसको गर्म करेंगे तो अमोनिया का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनसेचुरेटेड एसिड का मॉलिक्यूल हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। ये था हमारा उष्मा का प्रभाव में सेकंड इफेक्ट। सेकंड जो यूज था, बीटा एमिनो एसिड को हमने गर्म करके क्या निकाल लिया, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड बना लिए। अब हम बात करेंगे थर्ड जो है, थर्ड जो हमारा क्या होगा, बीटा या फिर डेल्टा। इसके अंदर हम बात करें, या तो क्या होगा, गामा या डेल्टा। एमिनो एसिड को गर्म करने पर क्या बनेगा, गामा लैक्टम बनता है। देखिए, गामा या जो डेल एमिनो एसिड है उसको गर्म करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, लैक्टम बनेगा, लैक्टम बनेगा, लैक्टम बनेगा। अब लैक्टम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए गामा। गामा के लिए हमारे पास कार्बन कितने होने चाहिए, 3, साथ में यहाँ एल्केन मॉलिक्यूल। गामा एमिनो एसिड है, इसका मतलब एमीन ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, इसी लैक्टम पे। तो यहां से हम क्या कर देंगे, इसको NH2 और यहाँ क्या हो जाएगा, COH H CH2, ये मॉलिक्यूल जुड़ा, ठीक है। जैसे ये मॉलिक्यूल जुड़ेगा या हम क्या कहेंगे इसको, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, या तो इस NH, यहाँ से इस R को हटा दें तो ये क्या जुड़ जाएगा, यहाँ से NH2 और CH2, ठीक है। यहाँ से हम बात करें तो एक H का मॉलिक्यूल यहाँ, OH का मॉलिक्यूल यहाँ। तो जैसे ही H और OH क्या करेंगे, बॉन्डिंग बनाएंगे, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको हीट देंगे और एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर से निकलेगा। वाटर का मॉलिक्यूल कहाँ निकलेगा, एक अमोनिया जो एमिनो ग्रुप है वहाँ से, एक एसिडिक ग्रुप है वहाँ से। बाकी प्रोडक्ट जो बच गया उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे यहाँ से स्टार्ट करें तो C डबल बॉन्ड O, CH2 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 NH। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या बन गया हमारा, अल्फा बीटा एंड गामा एमिनो एसिड बन गया। गामा एमिनो एसिड बन गया। यहां से हम बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या है, गामा लैक्टम प्राप्त हुआ है। तो इसको हम क्या कहेंगे, अब हम देखेंगे यहाँ पे कि इसको नाम लिखना है। देखिए सिंपली इसका नाम देखें तो ये क्या बना है, यहाँ लिख देता हूं, गामा लैक्टोम बना है, गामा लैक्टोम बना है। लेकिन
कार्बन की कितने हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन है, इसको क्या कहेंगे ब्यूटोनिक। तो क्या कहेंगे गामा ब्यूटोनिक लेक्टम, ये कहेंगे गामा लेक्टम बना। लेकिन कार्बन की वैल्यू, कार्बन की संख्या कितनी है 4 है, इसलिए इसको क्या कहेंगे 4 को हम बोलते हैं ब्यूटेन, तो गामा ब्यूटोनिक लेक्टम कहेंगे। तो ये क्या हो गया उष्मा का इफेक्ट हो गया अल्फा पे, बीटा पे और गामा पे। तो गामा एमिनो एसिड को हमने गर्म किया तो गामा लेक्टम बना। और इस गामा लेक्टम की हम बात करें तो हमने सबसे पहले क्या लिखा है गामा एमिनो एसिड, और यहाँ से एमिनो ग्रुप और एसिडी ग्रुप से क्या निकल गया एक वाटर का मॉलिक्यूल निकला। वाटर का मॉलिक्यूल निकलते हमारे पास क्या आ गया ये लेक्टम आ गया। जो रिएक्शन थी उसको हमने ऐड कर दिया, गामा लेक्टम आ गया। अब गामा लेक्टम की हम बात करें तो गामा लेक्टम को जब इसमें कार्बन की संख्या देखें तो कितनी है 4 है, और कार्बन की संख्या जब 4 है इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ब्यूटोनिक या ब्यूटोनिक लेक्टम आ जाएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन होगी इसी की मेथिलीकरण। नेक्स्ट पहली रिएक्शन थी उष्मा का इफेक्ट, अब दूसरी है मेथिलीकरण। मेथिलीकरण रिएक्शन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है इस एमिनो एसिड को तोड़ना है NH2 CH2 COOH। तो इसको जब तोड़ें तो हम जानते हैं यहाँ एसिडी ग्रुप है, यहाँ एमिनो ग्रुप है, दोनों क्या करेंगे रिएक्शन करेंगे, क्योंकि एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बनाते हैं साल्ट बनाते हैं। तो NH3 पॉजिटिव CH2 COO नेगेटिव, ये हमारे पास क्या आ गया आयन आ गया। इसकी आगे हम रिएक्शन करवाएंगे मेथिलीकरण करवा देंगे उसी रिएक्शन का। तो NH3 पॉजिटिव CH2 COO नेगेटिव, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम 3CH3I से। 3CH3I से इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे क्या निकलेगा हमारे पास आयोडीन कितने हैं 3 और NH3 कितने हैं यहाँ पे 3। तो यहाँ से निकालेंगे सीधे हम बात करें 3HI बाहर निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा 3HI बाहर निकल गया। 3HI बाहर निकला तो ये CH3 यहाँ हाइड्रोजन की जगह लेगा, तो क्या लिखेंगे N CH3 का कितना है होल थ्राइस CH2 COO नेगेटिव। इसको अब क्या कहेंगे ट्राईमेथिल कार्ब, या फिर हम बात करें ट्राईमेथिल डेरिवेशन है। मतलब हम क्या कह सकते हैं मेथिल का व्युत्पन्न बन गया, ये ट्राईमेथिल का क्या बन गया व्युत्पन्न बन गया। तो ट्राईमेथिल डेरिवेटिव बन गया। दोबारा देख लीजिए, सबसे हमने क्या करवाई है मेथिलीकरण करवाया। मेथिलीकरण करवाने के लिए हमारे पास क्या था अल्फा एमिनो एसिड था। अल्फा एमिनो एसिड को हमने क्या किया इसको आयनों में तोड़ दिया, क्योंकि हम जानते हैं इसके अंदर क्या है एसिड और बेस दोनों प्रेजेंट है। जब ये दोनों प्रेजेंट है तो ये क्या करेंगे अंतःक्रिया करेंगे, अपने अंदर रिएक्शन के अंदर ही क्या करने लग जाएंगे क्रिया करेंगे। तो ये अपने हाइड्रोजन को देगा और ये NH2 जो है कहने का मतलब एसिड देगा और बेस ले लेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया एक साल्ट या लवण बन गया। इसको हम क्या कह सकते हैं साल्ट है साल्ट। इसी साल्ट की हमें रिएक्शन करवानी है 3 मेथिल आयोडाइड से, या 3 मेथिल आयोडाइड के कितने मॉलिक्यूल लेने हैं 3 मॉलिक्यूल लेने हैं। यहाँ से हम बात करें तो आयोडीन कितने हैं 3 है, और NH3 के पास नाइट्रोजन कितने हैं 3। तो 3 हाइड्रोजन और ये 3 आयोडीन क्या करेंगे रिएक्शन करेंगे, तो क्या निकल जाएगा 3HI निकल जाएगा। 3HI निकलते हमारे पास जो प्रोडक्ट बचा है हाइड्रोजन की जगह क्या बच गया CH3। तो ये CH3 उस हाइड्रोजन की जगह आ जाएंगे, तो NCH3 का होल थाइस और NH2 COO नेगेटिव। इसी रिएक्शन को जो हमारे पास है NCH3 के होल थ्राइस, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं CH3 भी लिख सकते हैं। लोन पेयर की जगह हम क्या कर देंगे इसकी बॉन्डिंग बना देंगे, तो इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। इसलिए मैंने उसको उसी तरीके से लिखा है कि CH3 को हमने क्या कर दिया रिएक्शन करने के बाद ट्राईमेथिल डेरिवेटिव हमारे पास प्राप्त हो गया। मेथिलीकरण की रिएक्शन समझ में आ गई होगी। इसी के आगे नेक्स्ट जो हमारा इस साल्ट था कौन सा ये वाला, इसकी हम चर्चा करेंगे कि ये क्या है।
अब हम नेक्स्ट थर्ड जो पॉइंट है वो है ज्विटर आयन, इसको बोलते हैं ज्विटर आयन की हम बात करेंगे। ज्विटर आयन की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अल्फा एमिनो एसिड चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, कि एमिनो एसिड चाहिए। तो एमिनो एसिड के लिए हम लेंगे RCH2COOH और यहाँ क्या आ जाएगा NH2। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, आयनों में तोड़ेंगे। आयनों में तोड़ेंगे तो हमें क्या करना है, इसके आयनों में जैसे तोड़ेंगे तो ये हाइड्रोजन और ये NH2 रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा RCHCOO नेगेटिव और यहाँ क्या आ जाएगा NH3 और एक हाइड्रोजन की जगह पॉजिटिव। इसको हम क्या कहेंगे, ज्विटर आयन कहेंगे। कहने का मतलब एमिनो एसिड में क्या बन गया, एक साल्ट बन गया जिसको हम क्या कहते हैं, ज्विटर आयन कहते हैं। ये तो होगी सिंपली ज्विटर आयन की रिएक्शन की, किस प्रकार से एमिनो एसिड से हम क्या करते हैं, ज्विटर आयन को बनाते हैं। अब हम बात करते हैं इनके पॉइंट्स की। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एमिनो एसिड की जो रिएक्शन है तो उसको कब पॉसिबल होती है, जब उसके अंदर क्या हो, विपरीत आवेश प्रेजेंट हो। मतलब कहने का मतलब अलग अलग आवेश हो या अलग अलग कैटेगरी के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो। तो यहाँ हम बात करें तो हमारे पास क्या है, एक एसिड का मॉलिक्यूल है, एक बेस का मॉलिक्यूल है। एक एसिड का मॉलिक्यूल है, एक बेस का मॉलिक्यूल है। जब एक ही रिएक्शन के अंदर दोनों मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं तो ये दोनों क्या करते हैं, अंतर रिएक्शन करते हैं, इंटरनल रिएक्शन करते हैं। इंटरनल रिएक्शन करेंगे तो अपने जो चार्ज है उसको ट्रांसफर कर लेंगे और हाइड्रोजन को लेके NH3 क्या कर लेगा, पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई और जैसे ही बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या हो गई, हाइड्रोजन की अधिकता होते ही ये पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे क्या हो गई, हाइड्रोजन की कमी तो ये नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया। अब इस आयन से हमें वापस अगर एमिनो एसिड बनाना है तो उस आयन, कहने का मतलब यहाँ पे अधिकता है तो इसको कमी करनी पड़ेगी और यहाँ कमी है तो इसको अधिकता करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो हम क्या कहेंगे, NH2 एंड NH2 और COOH ग्रुप जो हैं वो क्या कर रहे हैं, अंतःक्रिया करेंगे। अंतःक्रिया करेंगे तो आयन बन जाएगा, ज्विटर आयन बन जाएगा। फिर आगे हम बात करें, हम ये भी जानते हैं NH2O जो है वो बेसिक नेचर का है और COOH जो है वो क्या है, एसिडिक नेचर का है। अब दोनों का नेचर अलग अलग है तो स्वाभाविक है कि दोनों क्या कर लेंगे, आराम से रिएक्शन कर लेंगे और साल्ट बना लेंगे, लवण बना लेंगे। फिर आगे हम बात करें, इसी रिएक्शन के अकॉर्डिंग, एसिड और बेस की रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही हम बोल सकते हैं कि एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसे है, संतृप्त, सेचुरेटेड है, लेकिन इनका जो है अनसेचुरेटेड कंपाउंड में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर आगे हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, एमिनो एसिड जो है ये वाटर में क्या है, सोल्यूबल है, लेकिन कार्बनिक विलायकों में क्या है, अनसोल्यूबल है। कार्बनिक विलायकों में क्या है, अनसोल्यूबल है, कार्बनिक विलायकों में डिजोल्व नहीं होता। आगे हम बात करें एमिनो एसिड की, एमिनो एसिड जो हम ले रहे हैं उसकी अम्लता व क्षारकता, मतलब एसिडिटी और बेसिसिटी के जो मान है वो क्या है, निम्न है। एसिडिटी और बेसिसिटी दोनों के मान क्या है, निम्न है, कम है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हो गए। फिर आगे हम बात करें स्टीरियोमिटी के आधार पर, स्टीरियोकेमिस्ट्री जो होती है स्पेक्ट्रमी, उसके आधार पर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि जो NH2 और COOH ग्रुप जो है वो दोनों क्या है, फ्री नहीं है, मतलब फ्री अवस्था में घूम नहीं रहे, ये किसी न किसी कंपाउंड में क्या है, जुड़े हुए हैं और फ्री अवस्था में नहीं घूम रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो एमिनो ग्रुप का एमीन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो का एमिनो ग्रुप का एमीन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जो संयोजकता है उसमें क्या होती है, वो द्विआवेशित हो सकती है। एक क्या कह सकते हैं, NH2 एमिनो ग्रुप का एमीन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का
या कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो द्विआवेशित हो सकता है, द्विआवेशित हो सकता है। द्विआवेशित का मतलब 2 आयन यहाँ पे और ऐड हो सकते हैं, द्विआवेशित हो सकता है। तो इन तथ्यों के आधार पर हम बोल सकते हैं कि ज्विटर आयन में जो ज्विटर आयन में जो एमिनो ग्रुप और एसिडी ग्रुप है वो क्या है, फ्री अवस्था में नहीं घूमते, वो किसी न किसी कंपाउंड से क्या है, जुड़े हुए हैं। ये तो हमारा हो गया ज्विटर आयन। एक बार इसी को रिवाइज करें तो ज्विटर आयन के लिए हमने क्या लिया, एक एमिनो एसिड लिया, इसी की अंतःक्रिया करवाई, इंटरक्रॉस करवाया, तो ये क्या हो गई, आयन बन गया। जो एसिड था उसने अपना हाइड्रोजन किसको दे दिया, बेस को दे दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, ज्विटर आयन। अब हम बात करें यहाँ से तो ज्विटर आयन की, तो ज्विटर आयन क्या है, NH2 और CH ग्रुप की अंतःक्रिया करेंगे। ज्विटर आयन के अंदर क्या होगा, एमिनो ग्रुप और एसिडी ग्रुप क्या करेंगे, अंतःक्रिया करेंगे, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आयन प्राप्त हो जाएगा। सेकंड हम बात करें NH2 की जो नेचर है वो बेसिक है, जबकि COH की जो नेचर है वो कैसी है, एसिडिक है। थर्ड हम बात करें कि NH2 और CH जो है स्टीरियो केमिस्ट्री बात करें, स्टीरियोमिति के आधार पर बात करें तो ये फ्री अवस्था में नहीं घूम रहे, ये किसी न किसी यौगिक के साथ क्या है, जुड़े हुए हैं। इसके बाद हम थर्ड हम बात करें तो एमिनो एसिड की जो अम्लता व क्षारकता की जो वैल्यू है वो क्या है, निम्न है। अम्लता व क्षारकता की वैल्यू क्या है, निम्न है। और आगे हम बात करें एमिनो एसिड जो है वो वाटर में तो क्या है, सोल्यूबल है, लेकिन कार्बनिक विलायकों में क्या है, अनसोल्यूबल है। अब आगे हम बात करें लास्ट पॉइंट में बात करें तो ये क्या है, जो एमिनो एसिड है, लास्ट हम बात करें कि जो एमिनो एसिड है उनके गलनांक क्या है, कम है। एमिनो एसिड के गलनांक जो है वो क्या है, कम है। तो यहां तक हम बात करें तो एमिनो एसिड का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ, एमिनो एसिड के जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे पेप्टाइड के बारे में, इसके बाद हम पढ़ेंगे पेप्टाइड के बारे में। तो ये एमिनो एसिड के अंदर आज हमने बात की है कि एमिनो एसिड के अंदर जो एमिनो ग्रुप और एसिडी ग्रुप था उन दोनों की संयुक्त जो रिएक्शन थी कि दोनों साथ में किस प्रकार से बॉन्डिंग बनाते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, वो देख लिया। उसी के साथ हमने ज्विटर आयन के बारे में बात कर ली कि ज्विटर आयन किस प्रकार से बनता है, उसके अंदर कौन से कंपाउंड प्रेजेंट है और वो किस प्रकार से रिएक्शन करके आयन में कन्वर्ट होता है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, धन्यवाद।